कर रही होती, अचानक उनको ये मुद्दा याद नहीं आता, अचानक वो सीबीआई की मांग करती हुई नजर नहीं जाए। आज अगर पल्लवी पटेल सिराथू से विधायक है, उसमें सबसे बड़ा योगदान अखिलेश यादव का है, उसमें सबसे बड़ा योगदान समाजवादी पार्टी। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश की जहां 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, तो उपचुनावों से पहले अपना दल कमेरावादी प्रमुख पल्लवी पटेल ने अपने पिता को इंसाफ दिलाने के लिए एक बार फिर से एक बड़ी मांग को उत्तर प्रदेश में उठा दिया है। ये मांग है पिता सोनेलाल पटेल की मौत के पीछे के कारण को लेकर। स्वर्गीय डॉक्टर सोनेलाल पटेल की मौत सड़क हादसे के दौरान 17 अक्टूबर 2009 को हुई थी। उसके बाद पल्लवी पटेल एक मांग उठा रही है कि सड़क दुर्घटना में उनके पिता की मौत नहीं हुई थी, बल्कि साजिशन हत्या थी। अब ऐसे में पल्लवी पटेल ने मांग उठाई है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जहां अपना दल कमेरावादी प्रमुख पल्लवी पटेल ये मांग उठाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अपना दल सोनेलाल प्रमुख अनुप्रिया पटेल इस मांग को लेकर कहीं ना कहीं खामोश है। वो भारतीय जनता पार्टी जो 2014 में सरकार बनाने से पहले ये दावा करती हुई नजर आ रही थी कि सरकार अगर बनती है तो 2014 में सीबीआई जांच की जाएगी कि आखिरकार सड़क दुर्घटना थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ा कारण था। अब इसी मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर पल्लवी पटेल हमलावर नजर आती है। पल्लवी पटेल ये मांग करती है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी सीबीआई जांच नहीं करवाई और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन सीबीआई जांच को लेकर कहीं ना कहीं वो खामोश नजर आती हैं। जहां पल्लवी पटेल ने सीबीआई जांच की मांग की है, तो इसी मांग के साथ पल्लवी पटेल ने एक और मुद्दा यहां पर उठाया है कि जैसे डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जान गई थी, इसके पीछे जहां साजिश को लेकर पल्लवी पटेल मुद्दा उठाती है, इसी के साथ पल्लवी पटेल का कहना है कि अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल की जान को भी खतरा हो सकता है। ऐसे में Z+ सुरक्षा की मांग पल्लवी पटेल अब सरकार के सामने करती हुई नजर आ रही है। लगभग यहां पर पल्लवी पटेल ने प्रदर्शन भी किया, प्रदर्शन के साथ मांग भी रखी और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने को लेकर भी चर्चाएं करती हुई नजर आई। लेकिन जिस मुद्दे को पल्लवी पटेल उठा रही है, क्या राजनीति करने के लिए है या वाकई इंसाफ पाने के लिए है, इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं। न्यूज रूम में मौजूद हैं, तमाम सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, पल्लवी पटेल ने जो मुद्दा उठाया है अपने पिता को इंसाफ दिलाने के लिए और सीबीआई जांच की मांग की है, यहाँ पर ये मांग तब उठती हुई नजर आई जब देखा गया कि 2 जुलाई को उनकी जयंती भी थी। ऐसे में अनुप्रिया पटेल की बात करें तो लखनऊ में वो एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन करती हुई नजर आ रही थी। यहाँ पर अनुप्रिया पटेल अपने पिता को श्रद्धांजलि भी देती हुई नजर आ रही थी। ऐसे में पल्लवी पटेल ने निशाना साधा है कि जिस मांग को लेकर लंबे समय से हम आवाज उठा रहे हैं, लगभग 15 साल यहाँ पर बीत जाते हैं, लेकिन सरकार आती है जाती है, लेकिन ये मांग पूरी नहीं होती है। क्या इस मांग के आधार पर अब उत्तर प्रदेश में राजनीति गरमाती हुई नजर आएगी? देखिए, लगभग 2009 की बात है जब उनकी मौत हुई, और अब अगर सोचा जाए तो कम से कम 14-15 साल होने को आ गए, लेकिन एक बार भी आपने पल्लवी पटेल के मुख से इस तरह की आवाज़ को सुना नहीं होगा, और सुना भी होगा तो बहुत मध्यम स्वर में उनकी बात ही आई होगी सामने। लेकिन जिस तरह से उनको जो है लोकसभा चुनाव के अंदर करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, तमाम उनके प्रत्याशी बुरी तरह से हारे हैं, अब ऐसे में पल्लवी पटेल के पास कोई बड़े मुद्दे बचे नहीं जिनके आधार पर वो राजनीति करती हुई नजर आ जाए। आप देखिए, अनुप्रिया पटेल लगातार कह सकते हैं कि मोदी सरकार में या एनडीए सरकार में अपने आप को मजबूत करे, वहीं पल्लवी पटेल लगातार कमजोर होती हुई नजर आई। आप देखिए कि किस तरह से उन्होंने लगातार जिद की कि भाई हमें भी 4 से 5 सीटें मिलनी चाहिए। अखिलेश यादव से उन्होंने ये बात की, लेकिन अखिलेश ने कहा कि भाई 1 से 2 तो सीटें हम दे सकते हैं, लेकिन आपकी बहन को भी बीजेपी इक्का दुक्का सीटें देती है, तो आप ये कैसे मांग कर सकते हो। तो यहाँ से उनको पता लग गया कि जो समाजवादी पार्टी कहने उनके साथ में एक अलग तरह से का व्यवहार करे, इसीलिए वो अलग हो गई, अकेले चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं, कई सीटों पर प्रत्याशी भी उतारते हैं, लेकिन एक भी जगह पर उनका जो प्रत्याशी है वो फाइट में नजर नहीं आता। तो हो सकता है कि अब इन सब तमाम चीज़ों को देखते हुए पल्लवी पटेल को लगाओ कि भाई ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, और
जिस तरह से पिताजी की उनकी मौत हुई उसको लेकर अब बड़ा मुद्दा इसलिए बना रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है, अनुप्रिया पटेल उस सरकार में एक बार फिर मंत्री भी हैं, एक बार फिर मजबूत स्थिति में है, तो क्यों ना इस मुद्दे को उछाल कर कहीं ना कहीं जो ओबीसी वोट बैंक है, खासकर फूलपुर का, मिर्ज़ापुर का और इन पूरे क्षेत्र का, तो वो कम से कम उनके पक्ष में आ सकता है, उनके पाले में आ सकता है। इसी मद्देनजर मुझे लगता है पल्लवी पटेल को याद आया कि पिताजी का मुद्दा अगर वो अपना उठाती हैं तो शायद एक कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आ जाएगी, एक इमोशन जो अटैचमेंट है वो होता हुआ नजर आ जाए, क्योंकि जिस तरह की लड़ाई सोनेवाल पटेल ने लड़ी उसको भी अब वो आगे बढ़ाना चाहती हैं, उनको अंतिम उपाय कहीं ना कहीं वो नजर आता है, इसीलिए अब अपने पिता की वो सीबीआई जांच की मांग करती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा मकसद इसके पीछे नजर आता है। जहां पल्लवी पटेल सर ये मांग उठा रही है तो अनुप्रिया पटेल आखिरकार इस मुद्दे को क्यों उठाती हुई नजर नहीं आती? पल्लवी पटेल हमलावर अपनी बहन पर भी साबित होती हुई दिखाई देती है कि जयंती मनाना हो या पिता के जरिए राजनीति करना हो या वोट बैंक हासिल करना हो तो पार्टी आगे नजर आती है, अनुप्रिया पटेल भी आगे नजर आती है, लेकिन पिता को इंसाफ दिलाने के लिए कहीं ना कहीं पीछे है। तो पल्लवी पटेल आरोप लगाती है कि सिर्फ राजनीति में रहकर मलाई खाने का काम अनुप्रिया पटेल कर रही हैं। देखिए, राजनीति में तमाम तरह के दोषारोपण होते हैं, क्योंकि अनुप्रिया पटेल का अपना अलग दल है, वहीं पल्लवी पटेल का अपना अलग दल है, लेकिन देखिए कभी भी एक बड़े मोमेंट के तौर पर पल्लवी पटेल ने इस चीज़ को उठाया नहीं है, कभी भी सामने लेकर नहीं है। लेकिन अब देखिए राजनीति में जिस तरह से उनको असफलता का सामना करना पड़ा, लगातार उनके जो प्रत्याशी हैं उन्होंने हार का मुंह देखा है, तो इस मद्देनजर उनको लगता है कि अगर उपचुनाव से पहले अगर वो अपने पिता को लेकर एक माहौल डेवलप कर लेती, एक माहौल बना लेती हैं, तो शायद उनको इसका कुछ हद तक फायदा होता हुआ नजर आ जाए। क्योंकि आप देखिए कि पल्लवी पटेल ने अनाउंसमेंट किया है कि जितनी भी उपचुनाव की सीटें हैं उनके ऊपर वो चुनाव लड़ती हुई नजर आ जाएंगी। तो यहाँ पर यही वजह नजर आती है कि पल्लवी पटेल जो है अब इस मुद्दे को कहीं ना कहीं कैश करना चाहते हैं। और देखिए अगर उनको अपने पिता को बाकी में न्याय दिलाना होता, बाकी जो न्याय की लड़ाई है वो लड़नी होती, तो शायद बहुत पहले से इसके ऊपर वो काम कर रही होती। अचानक उनको ये मुद्दा याद नहीं आता, अचानक वो सीबीआई की मांग करती हुई नजर नहीं आती, क्योंकि उनके अलावा में मुझे लगता है उनके पास इसके अलावा कोई मुद्दा बचा नहीं है। पल्लवी पटेल आखिरकार क्या उपचुनावों को देखते हुए राजनीति करती हुई नजर आ रही है? जैसे 2014 से पहले ये मांग की गई थी और भारतीय जनता पार्टी ने आश्वासन भी दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। लेकिन जहां पल्लवी पटेल इंसाफ अपने पिता को दिलाने की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी माता और अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल की सुरक्षा की भी मांग करती हुई नजर आ रही हैं। क्या इन मांगों के आधार पर पल्लवी पटेल क्या एक बार फिर से सपा को चुनौतियां देती हुई नजर आ रही हैं, या वाकई उनकी मां को भी जान का खतरा यहां पर नजर आता है? अक्षय मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। अक्षय, जिस तरीके से देखा जाए कि अगर हम 2014 से लगा लें अब तक यहाँ पर 10 से 11 साल बीत जाते हैं, लेकिन अब पल्लवी पटेल की मांग ये पहले भी थी कि उनकी मां कृष्णा पटेल को सुरक्षा दी जाए, Z+ सिक्योरिटी की बात वो यहाँ पर करती हुई नजर आती हैं। कई सालों बाद फिर से ये मुद्दा उठाती हैं। अगर ऐसा कुछ घटना घटती तो घट जाती है, लेकिन देखा जाए तो कृष्णा पटेल आज भी पल्लवी पटेल के फैसलों पर निर्भर रहती हैं। यहाँ पर अध्यक्ष वो हैं, लेकिन पल्लवी पटेल जो फैसला लेती है वो सर्वोपरि माना जाता है। नतीजा ये रहा कि लोकसभा चुनाव में हार का सामना भी करना पड़ा। क्या लगता है ये मांग जायज है या जानबूझकर ये मुद्दा उठाया जा रहा है? देखिए बिल्कुल यहाँ पर नाज़मीन, मुझे अमन जी की बात ही यहाँ सही नज़र आ रही है। अगर आप गौर करेंगे जो मांग यहाँ पल्लवी पटेल ने उठाई है, हालांकि नई मांग नहीं है, लंबे वक्त से वो इस बात की मांग करती आई है कि यहाँ जो घटना घटी थी उनकी पिता को लेकर के वो हत्या की बात कहती है कि हत्या हुई थी और उसकी सीबीआई यहाँ पर जांच होनी चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इस सीबीआई जांच की मांग 3 महीने पहले क्यों नहीं उन्होंने अनशन किया, 4 महीने पहले क्यों नहीं उन्होंने अनशन किया, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के दौरान उन्होंने क्यों नहीं अनशन किया, अब बाद में क्यों ये अनशन निकल करके सामने आया? 17 अक्टूबर की अगर वो तारीख थी तो 17 अक्टूबर को कितने उन्होंने अनशन किए हैं? मुझे लगता है कि 14-17 अक्टूबर उसके बाद से जा चुकी हैं। तो कितने यहाँ पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए हैं राज्य सरकार के खिलाफ भी, क्योंकि इस बात को भी कहीं ना कहीं वो कहते नजर आई कि बीजेपी ने कहा था कि 14 में सत्ता में आएंगे, यहाँ पर केंद्र की संभालेंगे सत्ता, तो सीबीआई जांच की यहाँ मांग जो आप कर रहे हैं वो जांच यहाँ पर हम कराते नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर अब वो बात निकलकर सामने आती है कि पल्लवी पटेल अब बेहद बिखरी हुई नजर आ रही है। आप गौर करेंगे 2022 में जब सिराथू सीट से उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हराया था, तो दोनों जो प्रतिद्वंदी थे दोनों के बीच महज 7,000 वोटों का अंतर रहा था। जहां केशव प्रसाद मौर्य तकरीबन 99,000 वोट पाकर दूसरे नंबर पर रह जाते हैं, वहां पल्लवी पटेल तकरीबन 1,06,000 वोटों के साथ पहले नंबर पर थी। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए आज अगर पल्लवी पटेल सिराथू से विधायक है, उसमें सबसे बड़ा योगदान अखिलेश यादव का है, उसमें सबसे बड़ा योगदान समाजवादी पार्टी के साथ का है। अकेले वो यहाँ केशव प्रसाद मौर्य को हरा नहीं पाते और उस बात का ज्ञान उन्हें भी, और वो देख लिया उन्होंने यहाँ पर बीते आम चुनावों में तकरीबन 1.5 दर्जन सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे। दूसरी
दूसरी ओर कुशीनगर में उन्होंने यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य को समर्थन दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ पर 50,000 वोट भी नहीं पा सके, पल्लवी पटेल का समर्थन उनके साथ था यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के बेहद बिखरी हुई पल्लवी पटेल नजर आ रही है, कोई मुद्दा उन्हें प्रमुखता से यहाँ दिख नहीं रहा है। साथ ही अखिलेश यादव जिनके साथ वो चली थी उत्तर प्रदेश में 2022 में, जिनके साथ मिलकर उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, अब खुद भी वे विधायक बनी, आज वे भी उनके साथ नहीं है। उन्हीं को, अखिलेश यादव को ही यहाँ पल्लवी ने आंखें दिखाई थी और आंखें दिखा के यहाँ उन्होंने यहाँ परिणाम भी भुगत लिया है। यानी कुल मिलाकर के अगर देखा जाए पल्लवी पटेल के पास वाकई में कुछ बड़े मुद्दे नजर नहीं आ रही हैं। यहाँ अखिलेश यादव को भी अगर वो देखेंगे यहाँ पर, अब उन्हें कहीं ना कहीं खुद पछतावा होता होगा कि क्यों अखिलेश यादव के साथ उन्होंने बैर किया, क्योंकि सपा, अब देखिए आप यहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी राजनीतिक दल है। अगर सांसदों के लिहाज से देखा जाए 37 सीटें उन्होंने जीती है यहाँ पर, भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल अर्श से फर्श पर यहाँ ला दिया है। तो कुल करके अब मुद्दे यहां पर नहीं है, मांग जरूर उठा रही हैं और मांग को लेकर तो देखिए वाकई में यहां ये सवाल रहेगा कि क्या ये मांग उनकी सीबीआई जांच के रूप में पूरी हो पाएगी या नहीं। पल्लवी पटेल ने राज्यसभा चुनाव के दौरान से ही समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को चुनौतियां दी। कहीं ना कहीं मांग लोकसभा में भी उठती हुई नजर आई, जब पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव के सामने ये कहा कि कम से कम 3 सीटें चाहिए, लेकिन 3 सीटों की खातिर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ती हुई भी नजर आई। और नतीजा ये रहा कि लोकसभा चुनाव में 17 से 18 सीटों पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन 1 सीट पर भी जीत दर्ज नहीं कर पाई। अब उपचुनावों में भी किस्मत आजमाने के लिए तैयार पल्लवी पटेल नजर आती है। मनीष मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। मनीष, जिस तरीके से पल्लवी पटेल अब उपचुनावों में भी तैयार हैं, कहती हैं कि अपनी पार्टी से प्रत्याशियों का ऐलान करती हुई नजर आएंगी। वो असदुद्दीन ओवैसी जो लोकसभा चुनाव में सिंबल देने से इनकार करते हुए नजर आए थे, क्या उपचुनावों में पल्लवी पटेल का साथ देंगे या इस बार भी हार का सामना करना पड़ेगा? देखिए, जिस तरीके से पल्लवी पटेल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लोकसभा चुनाव में उतर कर आई थी और उन्होंने ये दावा भी किया था कि वो सीटें निकालने में यहाँ से कामयाब रहेंगी, और असदुद्दीन ओवैसी का जैसे आपने जिक्र किया कि उनके साथ गठबंधन हुआ और चुनाव चिन्ह देने को लेकर दोनों के बीच यहाँ पर काफ़ी तनातनी देखी गई। उसके बाद सिंबल देने से उन्होंने इनकार कर दिया और उसके बाद अकेले चुनाव लड़ना पड़ा। उसका नतीजा रहा हार, और ऐसे में चुनाव में हार होने के बाद पल्लवी पटेल को बहुत बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ देखा गया। और अब देखा जा रहा है कि उपचुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियाँ उत्तर प्रदेश में तैयारियाँ करती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में अखिलेश यादव यहाँ पर निर्णायक भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में 37 सीटें हासिल करके अपनी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी सूबे की बना लिया। और ऐसे में अब देखना यह होगा कि वाकई पल्लवी पटेल जिस तरीके की रणनीति लोकसभा चुनाव में बनाकर चली थी, क्या उन्हीं रणनीतियों के माध्यम से अब उपचुनाव में लड़ती हुई देखी जाएंगी। और उन्हीं रणनीतियों के माध्यम से उपचुनाव लड़ती हुई देखी जाती हैं तो यहाँ पर दोबारा से उनको हार का सामना करना पड़ेगा। और लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सपा का अगर रुख कर लेती हैं तो सपा का रुख करने से यहाँ पर अखिलेश यादव के साथ आने से उनको बड़ा फायदा यहाँ पर होता हुआ दिख सकता है। लेकिन अगर अकेले दम पर चुनाव लड़ने की बात की जाए तो मैं नहीं मानता कि इतनी मजबूत अभी पार्टी उनकी इस वक्त है, क्योंकि उपचुनाव में जिस तरीके से यहाँ पर तमाम राजनीतिक पार्टियां अखिलेश यादव की तरफ रुख करती हुई देखी जा रही हैं, तो हो सकता है पल्लवी पटेल भी यहाँ पर उपचुनाव में रुख करती हुई अखिलेश यादव का और समाजवादी पार्टी का करती देखी जाए। देखिए, सिराथू विधानसभा सीट से सपा के सिंबल से विधायिका हैं, लेकिन अभी तक पल्लवी पटेल ने इस्तीफा नहीं दिया है, जिसके साथ ये कहा जा रहा है कि अगर अखिलेश यादव ने एक्शन लिया तो उनकी सदस्यता भी रद्द हो सकती है। ऐसे में क्या पल्लवी पटेल अपने फैसलों पर बरकरार रहती हैं या फिर अखिलेश यादव के आगे माफी मांगती हुई नजर आएंगी, या फिर बहुजन समाज पार्टी के आगे भी मदद की गुहार लगाती हुई नजर आएंगे? पिता सोनेलाल पटेल की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी के स्थापना या संस्थापकों में से भी एक माने जाते थे जब बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हो रही थी। ऐसे में जुड़ाव मायावती के साथ, पार्टी के साथ, काशीराम के साथ यहाँ पर सोनेलाल पटेल का रहा। लेकिन स्थिति ये नजर आती है कि जब लोकसभा चुनाव में पल्लवी पटेल मदद मांगने पहुंची थी तो पल्लवी पटेल के साथ गठबंधन करने से इनकार मायावती भी करती हुई नजर आ रही थी। लेकिन जो सीबीआई जांच की मांग एक बार फिर से उठ रही है, क्या इसमें अखिलेश यादव या फिर मायावती मदद करते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं? दिनेश मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। दिनेश, क्या लगता है कि अब पल्लवी पटेल जो अकेली नजर आ रही है और ऐसे में सीबीआई जांच की मांग कर रही है, क्या मायावती या फिर अखिलेश यादव क्या पल्लवी पटेल की मदद करते हुए नजर आएंगे या फिर उन्हें चुनौतियां देते हुए दिखाई देंगे? हाँ, देखिए, यहाँ पर यदि देखा जाए तो विपक्ष में इस वक्त मायावती और अखिलेश यादव मौजूद हैं और कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल की तरफ से मांग उठाई जाती है तो अखिलेश यादव इस आधार पर उनका समर्थन करते हुए नजर आ सकते हैं नाज़मीन की यहाँ कहीं ना कहीं योगी सरकार को घेरने का एक अच्छा यहाँ पर
मुद्दा मिल जाएगा। और यदि राज्यसभा चुनाव की बात करें हम, जो कि 10 जनवरी को हुए हैं इसी साल, वहां पर अखिलेश यादव के खिलाफ क्रॉस वोटिंग यहां पर पल्लवी पटेल ने की थी, तो वहां यदि क्रैक्स आते हैं बीजेपी और पल्लवी पटेल के बीच में, तो उस चीज का फायदा उठाने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि 10 जो यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं जहाँ पर उपचुनाव होने वाला है, वहाँ प्रयागराज जिले की फूलपुर सीट भी उसमें शामिल है और फूलपुर सीट की यहाँ पर मांग लगातार पल्लवी पटेल की तरफ से प्रमुखता से की जाती रही है। तो ऐसे में आगामी वक्त ये तय करेगा कि किस तरीके से ये राजनीतिक समीकरण बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से पल्लवी पटेल ने एक बार फिर से चर्चाओं में आने का काम किया है, देखा जाए तो राजनीतिक आधार पर अभी उनके पास कुछ भी नहीं है उत्तर प्रदेश में, सिवाय यहाँ पर सिराथू सीट को छोड़ दिया जाए, और वहाँ पर भी समाजवादी पार्टी ने अपने सिंबल से उनको चुनाव लड़वाया था और जीत दर्ज करवाई थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चौतरफा गिरती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब आगामी वक्त में ये भी कहीं ना कहीं जो है कयास लगाए जा रहे हैं कि इन तमाम आरोपों के आधार पर पल्लवी पटेल बीजेपी से किनारा करते हुए नजर आ सकती है, उनके खिलाफ अब एक माहौल तैयार करते हुए नजर आ सकती है। क्योंकि समाजवादी पार्टी से दोबारा समर्थन मिलने का मतलब ये होगा कि बीजेपी की खुलकर मुखालफत करनी होगी और उसी आधार पर पल्लवी पटेल हो सकता है कि इन तमाम राजनीतिक यहाँ गतिविधियों को अंजाम देती हुई नजर आए। अपना दल कमेरावादी प्रमुख पल्लवी पटेल ने सीबीआई जांच की मांग तो उठा दी है, लेकिन अब यही देखना होगा कि क्या इस मांग के आधार पर राजनीति में भी सक्रिय होती हुई नजर आएंगी। क्या उपचुनावों में जो चुनाव लड़ने की बात अपना दल की तरफ से की जा चुकी है, क्या ऐसे में पल्लवी पटेल इस मुद्दे के जरिए वोट बैंक हासिल करती हुई नजर आएंगी या फिर अपने पिता को इंसाफ दिला पाएंगी। इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।